हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या था, एटम के या फिर पदार्थ की जो है भौतिक गुणधर्म, और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म। इसी सीरीज में आज हम चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक शब्द करके देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ दे रखा है, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य से के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। ठीक है, पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दार्शनिक थे, जो ग्रीक के हो गए या हमारे भारत के दार्शनिक थे, फिलोसफल थे, वो इन चीज़ों के बारे में जान करके बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। मतलब 500 ईसा वर्ष पूर्व ही क्या क्या पदार्थ के बारे में डिस्कशन या फिर खोज चल रही थी कि क्या वो विभाज्यता है या नहीं विभाज्य है, मतलब कि भागों में बांटा जा सकता है, टुकड़े हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। चलो देखते हैं। भारतीय दार्शनिक जो थे एक महर्षि कणाद, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यदि हम द्रव्य को बांटते हैं तो छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण में पुनः जो है विभाजित नहीं हो सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि अगर मेरे पास द्रव्य है कोई, उसको मैं और टुकड़े 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 करती हूँ तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब कि इस जो हमारे कण हैं या पॉइंट है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक, अविभाज्य रहेगा, यह यही कह रहा था। ठीक, सो इस अविभाज्य सूक्ष्मता कण को उन्होंने परमाणु कहा। अब परमाणु क्या है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि परमाणु क्या है। परमाणु वह कण है जिनके और टुकड़े या और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक बार और सुन लो, परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम कण, वो छोटा कण जिसके और टुकड़े या फिर और कण में विभाजित नहीं हो सकता, वह हमारा क्या है, परमाणु है। ठीक, यहाँ दे रखा है कि एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा जो है हमारे कात्यायान ने इस मत को विस्तृत से समझाया कि कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो कण होते हैं हमारे सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। ठीक, जो हमें द्रव्य में भिन्न भिन्न रूप से प्रदान करते हैं। ये क्या कह रहा है, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप से प्रदान होते हैं, मतलब कि अलग अलग रूप होते हैं। लाइक अगर हम द्रव्य का रूप ही देख ले तो क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, हमारा झाग हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है, पानी हो गया। पानी में भी बहुत सारी तरीके के पानी होते हैं। देखो, अभी आगे हम चलते जाएंगे तो और चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि बहुत तरीके का पानी कैसा होता है। ठीक है, तो भी जानने को मिलेगा। कुछ नमकीन होता है, कुछ बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, जैसे समुद्र का पानी, कुछ हल्का होता है, कुछ मीठा होता है। तो इन सब में क्या है, पदार्थ के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप, यही कहने का मतलब है। ठीक, लगभग इसी समय हमारे जो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, देखो इन सब के बारे में, ये दार्शनिक के बारे में हमें जानना नहीं जरूरी है उतना, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन हालांकि बनने वाला नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि किस किस दार्शनिक ने, किस किस फिलोसफर ने क्या क्या हमारे चीज़ों का निर्माण किया या फिर खोज की। ठीक है, किस किस साइंटिस्ट ने कितना कितना खोज किया। अब यहाँ देखो, हमारे बोल रहे हैं कि ग्रीक दार्शनिक जो थे, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, ठीक है, ने सुझाव दिया। क्या बोला इन्होंने कि यदि हम द्रव्य को बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो, इन्होंने भी वही बोला कि जब हम द्रव्य को बांटना शुरू करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो हम कण को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को क्या बोला, परमाणु। जैसा कि हमने ऊपर भी देख लिया कि पहले वाले साइंटिस्ट ने भी, फिलोसफर ने भी यही बोला कि हम एक टुकड़ा ऐसा आएगा जब हम चीज़ों को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो एक जगह ऐसा आएगा कि हम इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा अविभाज्य कण ही क्या कहलाएगा, परमाणु। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या थे,
ओके था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये चीज़ हमारा मतलब मान लिया गया कि एक ऐसे कण जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, परमाणु। अब आज 18वीं शताब्दी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, 18वीं शताब्दी के जब अंत आया तब वैज्ञानिक ने तत्व एवं यौगिक के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व जो होते हैं हमारे तत्व क्यों संयोग करते हैं, मतलब तत्व और यौगिक क्यों संयोग करते हैं। ठीक है, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, ये हमारा जानने की इच्छा कब हुई, 18वीं शताब्दी के अंत तक। तब एक और वैज्ञानिक आए हमारे, कौन सा था, आंतवा एल लवाइजिए। ठीक है, इन सब वैज्ञानिकों का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, हालांकि इस चैप्टर में बस एक ही चीज़ याद है जो मैं आपको याद करने की जरूरत है, जो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये सब यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब अभी डिस्कशन चल रहा है चीज़ों में, वो कहते हैं ना तर्क वितर्क वाली बातें चल रही हैं, चीज़ों की खोज हो रही है। ठीक है, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया जिससे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आदान प्रदान हुआ। ठीक है, जो हमारे ये थे आंतवा एल लवाइजिए, इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। वो था क्या, पहला हमारा है 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। जो लवाइजिए थे एवं जोजक एल प्राउस्ट थे, जो हमारे जो लवाइजिए एवं जोजक एल प्राउस्ट थे, उन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए। और वो 2 नियम कौन से थे, पहला हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या है, यहीं पे सुन लो, बराबर रेशो का नियम या फिर निश्चित रेशो या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, पहला हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो 2 नियम क्या है पदार्थ के, वो ये हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हमारा क्या है, समान अनुपात का नियम। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, ऐसा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक क्रियाकलाप किया। क्रियाकलाप को देखो, निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लेना है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। एक साइड बेरियम क्लोराइड ले लो, एक साइड सोडियम सल्फेट ले लो, एक साइड लेड नाइट्रेट ले लो, एक साइड सोडियम क्लोराइड ले लो। एक्स एवं वाई युगल की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर अलग रहे, मतलब कि मिश्रित ना होए। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क, जैसे कि यहाँ दे रखा है चित्र में, ऐसे लगाइए। ठीक है, ये कॉर्क हमारा बंद करने के लिए है, ये डोरी है जिससे हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है बीकर को। शंक्वाकार हमारा फ्लास्क है, इसमें छोटी परख नली, ये देख सकते हो, एक्स और वाई विलयन इसमें दे रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, है ना, मिले तो है नहीं। सो अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए, उसको क्या करो, वेट करो। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे कि एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अभी देखो यहाँ तक क्या था, अलग था। अब इसको इस तरीके से बोल रहा है घुमाने के लिए, ताकि यहाँ का जो पानी है या फिर मिश्रण है वो इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, अब पुनः इसको क्या बोला है, तौलने के लिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, ऑफकोर्स वो दोनों मिल जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हाँ भैया हुआ, चलो देखते हैं। सो फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाया गया, ताकि चीजें जो है हवा ऑक्सीजन उसमें अंदर बाहर ना करे। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ, चलो देखते हैं, है ना। ऐसा प्रैक्टिकल करोगे तो रियल में आप लैब में देख सकते हैं, जब आपके स्कूल वाले प्रैक्टिकल करवाएंगे। चलो यहाँ देखो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम से अपने आप ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो उसके अनुसार क्या, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा हमारा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम या फिर इक्वल रेशियो का नियम, कि रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। किससे, तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, सो
जो इस प्रकार हमें यौगिक प्राप्त होता है, इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी कि आप लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी हो, ठीक है। अगर आप आटा मैश करते हैं, ठीक है, अगर आप आटा मैश करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, तो जब आपने मैश करके आटा की जो बना ली तुमने डो, ठीक है, जो हमारा डो होता है, उसमें क्या होगा बेटा, जहाँ से भी तुम लोगे आटे का एक टुकड़ा, यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, जहाँ से भी लोगे, क्या होगा, हर जगह पे वाटर और आटे का जो रेशियो होगा क्या होगा, वो इक्वल ही होगा, चाहे कहीं से भी ले लो, ठीक है, कहीं से भी ले लो। उसी तरीके से क्या करो, अगर आप सोना लेते हो तो सोना हमारा जो नॉर्मल होता है, ठीक है, जो नॉर्मल सोना होता है उससे हम इजीली हाथों से बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके जैसा भी हम डिज़ाइन बनाना चाहे बन जाएगा। लेकिन सोना इतना कठोर क्यों होता है, क्योंकि बेटा उसमें हम चीज़ों को मिश्रित करते हैं। जब हम मिश्रित करते हैं सोने को, तो सोने के कहीं से भी कुछ भी उठाओ, एक अलॉय हमने मिक्स किया, अब उस मिश्रण से कहीं से भी कुछ भी उठाओ, हर एक जगह का क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, रेशियो इक्वल होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, मैं अब साइंस के लैंग्वेज में बताती हूँ तुम्हें। अब हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है, H का हमारा क्या होता है 1 और O का होता है हमारे पास 8, है ना। सो H और ओ क्या नाम है, H और O का हमेशा रेशो क्या होगा, H और O का हमेशा रेशो क्या होगा, 1:2 क्या रहेगा, 8 हमेशा। H का देखो 1 होता है, क्योंकि 2 H है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारा होता है 16, इनको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 8, ठीक है, 1:8 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है 16 होता है वेट, इन दोनों को हमने काटा तो 1:8 आ गया। अब आप जल कहीं से भी लीजिएगा, हर एक का क्या होगा रेशो, इतना ही होगा, 1:8 ही होगा। चलो देखो यहाँ पे, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है, 1:8 होता है, क्या होता है, 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, मतलब कि हम कुओं से लें, तालाब से लें, झरना से लें, चाहे नदी से लें या नाले से लें, हर जगह का रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा वाटर का, ठीक। इसी प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अगर हम 9 ग्राम जल को अगर टुकड़े करें तो हमारे उसमें क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा और 8 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। तो इस प्रकार हमारा जो अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। देखो जो जो फॉर्मूला आता जाता है, तुम अभी देखो जस्ट 9th में तुम्हारी नई नई चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो जैसे जैसे हमारे चीज़ों का नाम आता है वैसे वैसे आप क्या करो, एक कॉपी लो, कॉपी में उन नेम को विद फॉर्मूला लिखते जाओ, ताकि जो है तुम्हें उस फॉर्मूले का, जैसे कि हाइड्रोजन का H हो गया, अमोनिया का क्या हो गया NH3, चीज़ों को याद करते जाओगे तो ये बाद में ईजी रहेगा, नहीं तो 10th में और ज़्यादा जाके परेशानी होगी, ठीक है। अगर छोटे छोटे डाउट को आप हैंड टू हैंड क्लियर करते चलोगे तो बेटा फिर बाद में ईजी लगने लगेगा, और छोटे छोटे डाउट को इकट्ठे करते रहोगे तो ढेर बन जाएगा और वो ज़्यादा ही परेशान करेगा, ठीक है। सो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है, ठीक है। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, उनका रेशियो 14:3 ही रहेगा। उपरोक्त उदाहरण में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी हम कहते हैं। अब क्वेश्चन बन जाए स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, तो आपको आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। अब आ गया होगा, प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। अब यहाँ डाल्टन के बारे में जाने, इस चैप्टर में एक डाल्टन भी इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे ये 2 नियम और एक ये डाल्टन जी, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ यूजफुल नहीं है इसमें। सो जॉन डाल्टन का जन्म क्या हुआ 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की एज अ टीचर। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। 7 साल के बाद वो क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। कहाँ चले गए, मैनचेस्टर चले गए, क्या पढ़ाने के लिए, मैथ्स, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य मतलब कि रिसर्च में उन्होंने व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यमान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब आगे देखो क्या है, वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, ठीक है। अब अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने
द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यमान की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ठीक है, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के जो छोटे छोटे अविभाज्य कण होते हैं, जिसे परमाणु नाम हमने दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु का नाम ही दिया। देखो, पहले भी वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिलोसोफर ने डाल्टन का नाम परमाणु का नाम दिया, डाल्टन जी ने भी उसको परमाणु का ही नाम दिया। ठीक है, देखो इस चैप्टर में तो सिर्फ यही पढ़ेंगे कि परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते। आगे हम जाके जो उसके ना खोज पड़ताल करेंगे कि कैसे इसके टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि परमाणु में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ये जान लो कि परमाणु के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। सो डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, जैसे कि पहले हो चुका था। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्टों फिलोसोफर ने इसकी खोज कर दी थी। सो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। अब इन्होंने भी क्या किया कि भाई दो नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। क्या, एक हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हमारा था अनुपात के नियम। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों इन्होंने भी क्या किया, माना, फॉलो किया। सो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे वो परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन के जो हमारे परमाणु सिद्धांत है उनकी विवेचना इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो क्या है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी हमारे द्रव्य हैं वो सारे के सारे क्या है, परमाणु से बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनको और विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। मतलब कि ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही उनका विनाश कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो, जो हमारे द्रव होते हैं वह रासायनिक द्रव जो है परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड हमारा ये क्या कह रहे हैं, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब कि इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही हमारा विनाश हो सकता है। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। चलो थर्ड हमारा क्या है, इसी चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो बीकर वाला। ठीक है, तो एक बार नहीं आपको ध्यान है तो उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, पीछे करके थोड़ा सा वीडियो डबल की इस वीडियो बेशक आप देख लीजिएगा। देखो, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या रहेंगे, एक रहेंगे। जैसे कि अगर मैं आटा में पानी और आटा मिलाऊं तो उसमें हर जगह का अनुपात क्या रहेगा, और जो गुणधर्म होंगे उसके समान रहेंगे। इस सोने का गुणधर्म हमारा क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, और कहीं से भी ले लो। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। देखो इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्या है, यहाँ कह रहा है कि हमारे दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखो, अगर मैं AU लूँ, AU का मैंने एक अलॉय लिया, एक टुकड़ा लिया, अब मैं कहीं से भी लूँ, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, यहाँ पर भी वही रहेगा, वहाँ पर भी यही रहेगा, और यहाँ पर भी यही रहेगा। ठीक है, हर जगह क्या रहेगा, एक समान रहेगा। और अब यहाँ कह रहा है कि जो हमारे सेम रहेंगे उसके गुणधर्म समान रहेगा। ठीक, यहाँ समान वाला हो गया। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। जो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ देख लो, H2O ले लो, मैं H2O ले लो, तो H हमारा क्या होगा, H का अलग रहेगा, O का अलग रहेगा। अगर मैं ऑक्सीजन लूँ तो सेम है ना, तो सेम का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अलग अलग लेती हूँ मैं, लाइक H2O ले रही हूँ तो क्या होगा, H का मेरा अलग होगा और O का अलग होगा। एक बार ये लाइन को मैं दोबारा रीड कर देती हूँ, अब होप सो कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान है। अगर मैं O2 लूँ तो O2 मेरा कहीं का भी हो, सबका क्या रहेगा, एक रहेगा। अब यहाँ देखो H2O को दिमाग में रखना, और ये वाला देखो मैं रीड कर रही हूँ, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। H के अलग हो गए और O के अलग होंगे। ठीक है, होप सो अंडरस्टैंड हो गया होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोज करके यौगिक करते हैं। अब छोटी पूर्ण संख्या देखो, यहाँ पे H का 2 है ना, और O का 1 है। ठीक है, होप से ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखो,
किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु और भी छोटे कण विभाजित होते हैं, विद्यमान होते हैं। चलो ये तो मैं आगे बताऊंगी, मैंने आपको बता दिया वैसे भी कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि परमाणु के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे के बारे में अभी मत सोचो, हम नेक्स्ट में जानेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। देखो परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, क्या आपने, हाँ बेटा, देखो परमाणु क्या होता है, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? अब यहाँ इसके द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल दीवार की द्वारा, कि इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के से जो है एक इमारत निर्मित होती है ना। एक ईंटों से हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, है ना। और दीवारों से हम क्या बनाते हैं, कमरा बना लेते हैं। कमरा से हम क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, इमारत बना लेते हैं, यही कह रहे हैं। सो किसी बॉबी या एंट हिल की संरचना इकाई क्या होती है? यह एक रेत का छोटा सा कण होता है। इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हमारा बड़ा चीज़ बना है तो उसके पीछे क्या है, एक छोटे छोटे कण से ऐड करके या फिर मिला करके बना है। परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं, अब ये दिमाग में है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं ना कि आप नगण्य आंखों से देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, इतने छोटे होते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसका हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, ये भी उससे भी क्या है, छोटा है। सबसे छोटा जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब, क्या हुआ बेटा, यहाँ दे रखा है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम में मापा जाता है, जो कि क्या होता है 10⁻⁹ एम। ठीक है, वो क्या होता है 1 नैनोमीटर। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁹ एनएम। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सापेक्ष आकार क्या है, त्रिज्या मीटर, 10⁻⁻10 क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का होता है। 10⁻⁹ हमारे जल के अणु का होता है। 10⁻8 हमारे हीमोग्लोबिन अणु का होता है। 10⁻4 रेत के कण का होता है। 10⁻3 चींटी का होता है। 10⁻1 हमारा क्या होता है, सेब का होता है। जब हम परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचे? अरे भैया, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरती है, क्यों नहीं सोचेंगे इसके बारे में? ऑफकोर्स हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे छोटे कण को मिलाकर के तो हमारा बड़ा परमाणु बन रहा है, अणु बन रहा है। चलो हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व क्या है, परमाणु से ही बना है। चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका जो है प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धिक प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों को से प्रदर्शित होता था। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ कि परमाणुओं को एक यूँ समझो सिंबल के थ्रू जो है प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। जैसे कि हाइड्रोजन को एक डॉट के द्वारा, फास्फोरस को एक सर्कल बना दिया, उसमें 3 इस तरीके से डंडे के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं आप चित्र में। फिर कॉपर को सर्कल के अंदर कैपिटल C के द्वारा, गोल्ड को सर्कल के अंदर ऐसे डॉट निशान लगा करके और फिर G बना के गोल्ड को इस तरह से बताया गया। मतलब कि डाल्टन के द्वारा जो है ना तत्वों को प्रतीक दिए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, देखो प्रतीक कितने सारे हमारे पास जो है एलिमेंट
मौजूद है एनवायरनमेंट में, तो सबके लिए इस तरीके के प्रतीक को देना अलग अलग ये संभव नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो है हमारा तरीका फेल हो गया, ये चीज़ मान्य नहीं हुआ। जैसे ऑक्सीजन को खाली ब्लैंक सर्कल, कार्बन को थोड़ा सा सिल्वर कलर का पेंट कर दिया, सल्फर को प्लस का निशान लगा दिया है, आयरन को आई के द्वारा सर्कल के अंदर, ठीक है, सिल्वर को एस से, पारा को इस तरीके से, प्लेटिनियम को, शीशा को। लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए इस तरीके का सिंबल बनाना इतना पॉसिबल आसान नहीं था, ना ही पॉसिबल था, ठीक है। तो इसीलिए अब दूसरा तरीका अपनाया गया और इसको खारिज कर दिया गया। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहाँ से वे पहले पाए गए। शुरू में क्या हुआ कि जहाँ से चीज़ें एलिमेंट पाई गई उसी जगह के नाम से मिलता जुलता उसका तत्व का नाम रख दिया गया। उदाहरण के लिए दे रखा है कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंग से लिया गया है, जैसे किस कलर का है। उदाहरण स्वरूप हमारा क्या है, गोल्ड या स्वर्ण। स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला, ठीक है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। क्या एक या दो अक्षर से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर और बाद वाले को कैपिटल स्मॉल में लिखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, हाइड्रोजन को H से, एल्यूमिनियम को Al ना कि A कैपिटल L, ठीक है, और कोबाल्ट को CO ना कि CO। समझ रहे हो इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे हमारा पहला अक्षर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, ना कि दोनों कैपिटल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, पहला अक्षर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, ना कि दोनों ही कैपिटल हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। कौन कौन से लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में जो उस एलिमेंट को बोला जाता है उनके नामों का यूज़ करके ही बुलाया गया है, लेकिन तरीका वही है, पहला अक्षर कैपिटल और सेकेंड वन स्मॉल, ठीक है। उदाहरण के लिए लौह हमारा क्या है, आयरन का प्रतीक है, Fe। आयरन को हम कायदे से आयर बताना चाहिए था, लिखना चाहिए था, लेकिन इसे Fe लिखा गया है। इसका क्या कारण है कि उसका जो लैटिन नाम है ना, फेरम से व्युत्पन्न किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक हमारा Na है, जबकि सोडियम S से शुरू होता है तो SO लिख सकते थे, लेकिन ये पोटेश Na है, तो ये भी हमारा क्या है, लैटिन शब्द के नाम के आगे के दो अक्षर से लिया गया है। सो पोटेशियम का प्रतीक K है क्रमशः। तो सोडियम को हम क्या बोलते हैं, नेट्रियम, और पोटेशियम को केलियम। तो केलियम से हमारा K व्युत्पन्न हुआ है और नेट्रियम से हमारा Na, मतलब कि सोडियम, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हर एक का अलग अलग नाम और अलग अलग प्रतीक दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एक बार मैं देख देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। यहाँ तत्व है हमारा पहला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn, ठीक है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है, ऊपर जो दिया गया है। सो इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया याद करोगे तो भूल जाओगे, इसीलिए क्या है, बार बार उसे देखो और उसका यूज़ करो तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती है। इसमें यही लिखा गया है। आगे देखो क्या है इसमें। अब हम आ जाते हैं परमाणु द्रव्यमान की, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। सो मैं आपको बताने से, इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि द्रव्यमान क्या होता है बेटा, भार, इंग्लिश में बोले तो मास, ठीक है, M, ठीक है, भार। सो भार क्या होता है, परमाणु का भार क्या होता है, तो हमारे जो परमाणु होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। परमाणु हमारा क्या होता है, अणु और परमाणु। तो परमाणु हमारा सबसे छोटी इकाई है और परमाणु जो है मिलके परमाणुओं को मिला करके अणु बनता है। तो परमाणु एक छोटी इकाई है, उसका भार क्या होगा, तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो हमारा टोटल भार होगा, ठीक है। तो परमाणु के अंदर क्या होता है,
पोटेशियम या फिर हम कह लो पोटेशियम ने प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हमारा क्या होता है, परमाणु भार होता है, एटम का वेट होता है, मास होता है। सो देखो क्या है इसके अंदर, देखते हैं। सो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए अग्रसर हो गए, ठीक है। चूंकि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अभी थर्ड चैप्टर में तो हमारे देखो डाल्टन जी ही हैं, तो डाल्टन जी जो है पूरी तरीके से ये बताने में सक्षम नहीं रहे थे कि किस तरीके से इसका द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। तो इसका तो हालांकि ये चीज़ें हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि हमारे जो परमाणु होते हैं उसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। सो यहाँ पर हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षण किया गया कि 3 ग्राम हमारा कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है, ठीक है, संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल जो है IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के द्वारा इसको बोले तो यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को भिन्न भिन्न इकाई के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाई के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। देखो मानेंगे तो अल्टीमेटली हम कार्बन को ही, लेकिन यहाँ पे किस किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया वो चीज़ें दिखाई जा रही है कि पहले कैसे कैसे लिया गया, ठीक है। पहले इन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट। तो ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, पहला रीजन इसका ये था। दूसरा क्या था कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का द्वारा जो है अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि शुरू में क्या हुआ कि जब बहुत सारे एलिमेंट को हमें नाम रखना था, उनका वेट करना था, तो इतना आसान नहीं था चीज़ों को वेट करना, ठीक है। वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे ये जानने की कोशिश करना है कि शुरू में हमारे पास कोई बट्टा नहीं था, यूँ समझो बट्टा नहीं था। तो हमारे डाल्टन जी ने क्या किया, कार्बन लिया और कार्बन के 1/12 पार्ट को क्या बनाया, बट्टा बनाया, मेजरमेंट के लिए बनाया, ताकि अदर एलिमेंट को जो है वो वेट कर सके। तो यही यहाँ पे दे रखा है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। इसको हम वेट मान करके सभी के हमने द्रव्यमान को ज्ञात किया, ठीक है। अब यहाँ बताया गया कि कल्पना करो कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अथवा या फिर 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान FMU में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1/12वां भाग लिया इन्होंने तरबूज का और उसे बट्टा मान करके सभी चीज़ों का मेजरमेंट करने लगा। तो हमारे डाल्टन जी ने भी यही किया कि जो कार्बन को
तरबूज को कार्बन माना और उस कार्बन को 12 टुकड़े किए, जैसे कि इन्होंने तरबूज में को कर रखा है, और उस कार्बन का यूज करके इन्होंने अदर चीजों का, अदर एलिमेंट को वेट किया, जैसे कि इन्होंने तरबूज का एक पार्ट लेके इन्होंने अदर फल को ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से डाल्टन जी ने क्या किया कि कार्बन का 1/12वां भाग लिया और सभी एलिमेंट का वेट करना शुरू किया। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे देखो, उस कार्बन का यूज करके जो इन्होंने वेट किया, मेजरमेंट किया, यहाँ पे उसके कुछ दे रखे हैं कि हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है, कार्बन का हमारा 12 है, क्योंकि कार्बन को वेट करोगे तो एक पार्ट है वो 12 बराबर होगा, है ना। नाइट्रोजन का फिर 14 है, ऑक्सीजन के लिए 16 चाहिए, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और क्लोरीन का हमारा 35.5 और कैल्शियम का 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अब यहाँ एक और हमारा टॉपिक आ गया, इसको भी देख लेते हैं कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो है कुछ एलिमेंट ही स्वतंत्र रह पाते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और एक नए एलिमेंट का या फिर कह लो यौगिक का निर्माण करते हैं। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी कि मेरे पास क्या है, जल। ठीक है, क्या है, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना, H2O। अब इसमें हमारा जब हमने H2O लिया तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या है, 2 एलिमेंट है। क्या है, एक तो हमारे पास क्या H है, H के कितने 2 हैं, और एक हमारे पास O है, O के कितने हैं 1 हैं। तो 2 H और 1 O को मिलकर के क्या बन गया, हमारा जल बन गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट है वो मुफ्त कह लो या मुक्त कह लो अवस्था में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं। यही हमारा टॉपिक है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, क्या सभी फ्री रहते हैं या यौगिक बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि स्वतंत्र रूप से सभी परमाणु नहीं रह सकते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि हमने अभी H2O का एग्जाम्पल लिया। ऐसे कई सारे चीजें हैं। ठीक है, अब अणु क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा अणु क्या है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अणु है परमाणुओं से मिलकर बनी हुई चीजें अणु कहलाती हैं। जैसे कि परमाणु हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जब हम इसको कोई भी 2 चीजों को मिलाते हैं तो हमारा जो तीसरा चीज बनता है वही हमारा अणु कहलाता है। ठीक, H और O को हमने बनाया क्या, H2O, तो ये हमारे क्या कहलाए, अणु कहलाए। ठीक, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो, साधारण अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि हमने जल का लिया एग्जाम्पल। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं O का लेती हूँ, O3 या O2 आपने सुना होगा। O3 हमारा ऑक्सीजन है, O2 हमारा ऑक्सीजन है, O3 हमारा क्या है, बोलो, ओजोन परत। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, ये अपने आप में सेम एलिमेंट मिलकर के यौगिक बना रहे हैं और एक अलग चीज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। अब उसी तरीके से सोडियम हमारा Na, ये अकेला है, अगर मैं इसमें Cl मिला दूं तो Na+Cl कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, NaCl। तो ये हमारे अलग अलग परमाणु मिलकर के एक अणु बना है, और ये हमारा क्या, सेम परमाणु मिलकर के अणु बना। ये मेरा सेम परमाणु मिलकर के अणु बना है और ये मेरा अलग अलग परमाणु मिलकर अणु बना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि तत्वों के अणु क्या कहलाते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे कि आर्गन हमारा हो गया, हीलियम हो गया। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व में केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। उदाहरण दे रखा है, ऑक्सीजन
अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है ना। ऑक्सीजन जो है हमारा, मैंने अभी बताया कि 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओजोन, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले एग्जाम्पल बताया था। किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस परमाणु की परमाणुकता कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है परमाणुकता क्या है, तो भैया किसी भी अणु को परमाणु की संख्या से बनाने वाले उसके अणु की को ही उस चीजों को हम बोलते हैं अणु की परमाणुकता, कि कितने परमाणु एक अणु में उपस्थित हैं। जैसे ऑक्सीजन में हमारे 2 परमाणु उपस्थित हैं, ओजोन में 3 परमाणु उपस्थित है। ठीक है। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि हमारे कार्बन के अणु की तरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणु का अवलोकन हम करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, आर्गन में क्या है, 1 परमाणु होता है, हीलियम में 1 परमाणु होता है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, H2 जैसे कि होता है, नाइट्रोजन में 2 परमाणु होता है, क्लोरीन में 2 होता है, फास्फोरस में चतुर्परमाणु होता है, सल्फर में बहुपरमाणु होता है। अब धातु हमारे हो गए, सोडियम तो हमारा 1 परमाणु होता है, Na होता है, आयरन हमारा Fe 1 परमाणु होता है, एल्यूमिनियम Al 1 परमाणु होता है, कॉपर हमारा C 1 परमाणु होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है यौगिक के अणु। अब यौगिक में कैसे अणु होता है, हमने अभी जाना क्या कि तत्वों के अणु, तो तत्वों के अणु में क्या होता है, सेम प्रकार के हमारे एलिमेंट होते हैं, सेम प्रकार के हमारे उसमें परमाणु होते हैं। अब यौगिक के बारे में जानते हैं, इसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, जैसे कि हमारे अगले स्लाइड में दे रखा है। देखो आप देख सकते हैं, कुछ यौगिक के अणु यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि हमारा जल हमारा क्या होता है, H2O। ठीक है। तो H हमारा क्या है, H का वेट 1 होता है, तो 1 2 H है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है। ऑक्सीजन का 16 और H का 2 हो गया, क्योंकि 2H है। अब इसको हम काटेंगे तो 2 × 2 2 8 × 16। ठीक है। तो अब इनका रेशियो हो गया 1:8। तो ये आप देख सकते हो, जल का क्या है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। उसी तरीके से अमोनियम का 14:3 है, जिसमें हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन होता है, उसमें 3:8 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा आयन के बारे में जान लेते हैं कि आयन क्या होता है। आयन को तो हालांकि हम क्लास 10th में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये जान लो कि कई चीज़ें होती है ना, उसमें प्लस या माइनस का साइन होता है लगा हुआ, उसे हम बोलते हैं आयन। ठीक है। यहाँ पर आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है। आवेशित कणों किससे बने होते हैं, जब वहाँ प्लस का साइन हो वो पॉजिटिव आवेश होता है, जहाँ नेगेटिव हो वहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। इन आवेशित कणों को हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। इन आवेशित कणों को ही हम कहते हैं आयन। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है, अर्थात जहाँ हमारा नेगेटिव हो वहाँ ऋण आवेश, जहाँ हमारा पॉजिटिव है वहाँ पे हमारा धन आवेश होता है। ठीक। जो हमारे ऋण आवेशित आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऋणायन या फिर एनायन, और जो हमारे धन आवेशित आयन होते हैं उसे हम बोलते हैं धनायन या फिर कैटायन। ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl है, इसमें हमारा धनात्मक सोडियम आयन है जो हमारे क्या है, धातु है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन है जो हमारा क्या है, अधातु है। संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, और इससे भी ज़्यादा हम क्लास 10th में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। आयनिक यौगिक यहाँ पे दे रखा है, संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है उसमें 5:2 के रेशियो में। मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या होता है, मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 के रेशियो में। सोडियम क्लोराइड में हमारा क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन और 23:35.5 के रूप में। ठीक है। अब रासायनिक सूत्र को लिखना, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं किस तरीके से हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो देखो, जैसे होता है ना हमारा NaCl H2O, कैसे आखिर ये बनता है, हाँ, MgO, ये कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। देखो,
किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आखिर क्या? देखो, मैं मोटे शब्दों में कहती हूँ कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, उसका कोई ना कोई निश्चित नंबर होता है। ठीक है। अब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे क्या कि जो हमारे जो नंबर्स होते हैं ना, वो 2, 8, 18 और 32 के रूप में होते हैं। ठीक है। फिर हमारे क्या होते हैं? शेल होते हैं। जिस तरीके से नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शेल में फिल होते हैं। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे। इस तरीके से जो हमारे कम रह जाते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। जो हमारा ऋण लेता है, मतलब जो लेता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऋणायन, और जो हमारा देता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, धनायन होता है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि संयोजकता कहलाती है कि जितना उन्हें पूरा करने के लिए लेने देने की जरूरत पड़ती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। ठीक है। मैं अभी आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा देख लो फिर से, क्योंकि ये जरूरी है। 2, 8, 18 और 32। ठीक है। इसमें इसके नाम होते हैं K, L, M और N। ठीक है। ये हमारा परमाणु का केंद्रक होता है। इसमें हमारा क्या है? पहला सर्कल होता है, इसमें 2 परमाणु आ सकते हैं। फिर दूसरे में क्या है? 8 है ना, तो मैं 8 परमाणु डाल सकती हूँ। अब मान लो उसके पास क्या है? 8 नहीं है, 7 ही है। 2, 4, 6, 7 ही है। तो इसको क्या है? एक परमाणु की कमी है, एक परमाणु की कमी है, तो एक परमाणु ये लेगा, एक परमाणु ले करके ये अपने अष्टक को पूरा करेगा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? आयन। अब ये लेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? लोन आ जाएगा। लोन आ जाएगा तो इसको टेंशन रहेगी, है ना, तो इसके लिए क्या है? ये ऋणायन रहेगा, कर्ज रहेगा। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे फॉर्मूले का जनरेशन होता है। अब यहाँ देखो क्या है? किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता, यही एक हम इसका क्या होगा? संयोजकता कहलाएगा, को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ देखो सोडियम का हमारा सोडियम पोटेशियम का जो है, सोडियम का हमारा Na+ होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? देने का काम करता है। पोटेशियम का K+ होता है, सिल्वर का A+, Ag+ होता है, कॉपर का Cu+ होता है। ठीक है। मैग्नीशियम का Mg2+ होता है, क्योंकि ये 2 आयन देते हैं अपना। कैल्शियम का 2 आयन देता है, तो Ca2+ होता है। जिंक का 2 होता है, आयरन का 2 होता है, कॉपर का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, आयरन का Fe3 होता है। तो इस तरीके से क्या है? हाइड्रोजन एक देता है। ठीक है। हाइड्रोजन एक लेता भी है कई बार, क्लोरीन एक लेता है। ठीक है। ब्रोमाइड लेता है, आयोडीन लेता है। जहाँ नेगेटिव साइन है उसने क्या किया है? कर्ज लिया है, और कितना लिया है उसके नंबर हैं। एक को हम डिनोट नहीं करते। ठीक है। एक को हम डिनोट नहीं करते हैं नंबर को, लेकिन जहाँ 2 इसने लिया है तो वहाँ 2 दिखाया गया है, 2 लिया है 2 दिखाया गया है। उसी तरीके से अमोनिया वगैरह दे रखो कि ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ दे रखा है कुछ तत्व एक से अधिक संयोजन तक दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्टक में रोमन संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। मानव की 2 भुजाएं अथवा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ठीक। तो यहाँ पे मानव और ऑक्टोपस का एग्जाम्पल ले रखा है कि मानव की 2 भुजाएं हैं और ऑक्टोपस के कितने? 8 भुजाएं हैं। तो जो हमारा पहला कोष्टक है तो मानव की भुजा है, क्योंकि उसमें 2 ही होती हैं, इसलिए 2 ही परमाणु आ सकते हैं। अब ऑक्टोपस की 8 भुजाएं, तो सेकेंड वाले में कितना? 8 परमाणु आ सकता है। ठीक। यही कहने के इसका मतलब है कि मानव की 2 भुजाएं हैं तो 2 परमाणु आ सकते हैं पहले वाले में, और ऑक्टोपस की 8 है तो उसमें 8 आ सकते हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है तो उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ेगा? बताओ। ऑफकोर्स 4 को पकड़ेगा, है ना। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H के रूप में निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस के द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयन की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे, चैप्टर 4 में। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक है।
जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम तथा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा कैल्शियम क्या है, ऑक्साइड हमारा अधातु है, कैल्शियम हमारा धातु। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम, फिर हम लिखेंगे ऑक्साइड। और यहाँ देखो कैल्शियम और ऑक्साइड दोनों ऑक्सीजन, दोनों का क्या है, कैल्शियम, ये देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम का भी 2 है प्लस में और ऑक्सीजन का 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस दो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बच जाएगा हमारा कैल्सीएओ, ठीक है, CaO। सोडियम क्लोराइड इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड इसी तरीके से FeS, ठीक है। इस तरीके से हमारा कॉपर ऑक्साइड है इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आधातु हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं तथा कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातु हैं जिन्हें हम बाईं तरफ लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि धातु पहले आता है नाम लिखने में और अधातु बाद में आता है, ठीक है। बहुपरमाणु आयनक के द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH2, ठीक है। यदि बहुपरमाणु आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक के बाहर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 हो तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उदाहरण दे रखा है NaOH, ठीक। सरल यौगिक सूत्र, ठीक है, सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विआंगिक यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयन की संयोजकताएं दी गई हैं जो आप देख चुके हैं। आप इनका उपयोग यौगिक के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं कि कितनी संयोजकताएं हैं, निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, संयोजित परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करके अपने सूत्र लिखते हैं अणु के। अब यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का हमारा एक है संयोजकता और क्लोरीन का 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव है, क्लोरीन का 1 नेगेटिव है। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हमारा H और फिर हमारा Cl, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन का 1 है और सल्फर का 2 है। तो पहले हमारा ऐसे होगा तो H2O हो जाएगा और फिर हमारा S, तो S हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखो ClCl4, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ें ये आपको समझ आ रही होगी। मैग्नीशियम फ्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg+2 लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड माइनस लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को क्या करते हैं, आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है मैग्नीशियम का क्या है, पॉजिटिव का 2 चार्ज है और क्लोराइड का या क्लोरीन का क्या है, माइनस का 1। फिर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg हमारा 1 है, 1 को डिनोट करते हैं, फिर हम इसको करेंगे तो हमारा Cl2 आ जाएगा, ओके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड माइनस Cl प्रत्येक मैग्नीशियम Mg2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। Al में हमारे क्या होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन का -2। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का देख लो तो Ca और O2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा CaO। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक का क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास Na है, ठीक है, यहाँ हमारा NO3 है। तो आपको सेम वही चीज़ होगा, बस ब्रैकेट लगा देंगे। पहले Na तो 8 के साथ हम 1 तो लिखते नहीं है, फिर NO3, तो ये भी हमारा सिंपल सा। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो कि Ca1 है और OH में पूरे में 2 है ना, तो मैं OH को ब्रैकेट में लेकर के 2 लगा दूंगी। इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाले फॉर्मूले को जनरेट करना सीख लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है हमने ब्रैकेट लगा के लिखा है, ना कि हमने बिना ब्रैकेट के। तो जैसा ही आप सब मैथ्स पढ़ रहे होंगे ऑफकोर्स, तो मैथ्स में आपको पता है कि अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ H से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्क आप इजीली समझ सकते हो कि क्यों आखिर ब्रैकेट लगाया है। तो जब सूत्र में एक ही आयन के दोनों
दो या दो से अधिक आयन होते हैं और हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 अणु उपस्थित हैं। अब यहाँ आप देख लो कि थोड़ा सा ये हमारा Na का +1 है और CO3 का 2 है माइनस का। जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na2 हो गया और ये COCl3। ठीक, कोई परेशानी। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणु आयन जो होते हैं कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। समझे। अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट में क्या होता है कि हमारा ये ब्रैकेट में आएगा NH4 और ये 2 पूरे से, फिर हमारा ये सिंगल। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे आणविक द्रव्यमान के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। कि अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि जल हमारे H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें तो क्या होगा। देखो, जल में हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान है। ओके, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो 16 × 1 हो जाएगा, है ना। तो दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा 18U। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है, नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान के लिए H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस हमारा इनको क्या करेंगे, NO का हमारे 3 है, O हमारे पास कितने हैं 3 है, तो 3 का परमाणु। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ये आपको याद करना जरूरी है। ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। अब हाइड्रोजन मेरे पास 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1 ही है, तो 14 हो गया। फिर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 16 × 3, इन सबको ऐड कर दो, आ जाएगा 63। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र से हम कैसे आणविक द्रव्यमान को देख लो। इसी तरीके से क्या होता है कि सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग हमारा क्या कहलाता है, आणविक द्रव्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसमें परमाणु द्रव्यमान का इकाई U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लो कि एग्जाम्पल में क्या है कि जल हमारे पास क्या है 2 है और ऑक्सीजन हमारे जल में हमारे H हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो H का हमारे पास क्या होता है वह 1 यूनिट। ठीक है, 2 H है तो 1 + 1 हो जाएगा है, या फिर 1 × 2 कर देंगे हम। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है 16, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 18। क्वेश्चन समझ आया। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड वाला है हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3 मेरे पास क्या है HNO। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप देख सकते हो H हमारे पास H का 1 यूनिट है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 यूनिट है और नाइट्रोजन का हमारे पास 14 यूनिट है। ठीक है, H 1 है तो 1 प्लस कर देंगे। फिर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3 है, तो ऑक्सीजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन हमारे पास 1 है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 63। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे हम इकाई सूत्र द्रव्यमान को जानेंगे। सो इकाई सूत्र द्रव्यमान क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं सूत्र के द्वारा इस चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहीं पे आ जाओ डायरेक्ट, क्या है कि यहाँ पे NaCl का है, तो NaCl के लिए क्या है हमने एक द्रव्यमान का चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखा है, इसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो Na हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का हमारे पास 1 × 23 यूनिट। फिर हमारे पास Cl क्या है 1 है, तो 1 × 35.5 यूनिट। इन दोनों को सम कर दोगे आ जाएगा 58.5। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे क्या
कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि कैल्शियम हमारे पास एक है और ऑक्सीजन क्लोराइड हमारे पास दो है। तो इनके क्या करना है, मास को ऐड कर देना है। कैल्शियम का मास कितना है 40 यूनिट, क्लोरीन का मास है 35.5 यूनिट, ठीक है। क्लोरीन कैल्शियम हमारे पास एक है तो इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 35, और क्लोरीन हमारे पास दो है तो 35.5 को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो। और इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।